हाँ बताइएगा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए तो, है ना? स्टार्ट हो गया। हो गई स्टार्ट सर, हो स्टार्ट हाँ। हो गई। तो देखिए, पहले हम ट्रांजैक्शन लेवल पे डिफरेंस देखेंगे कि क्या है। तो जैसे ईडब्ल्यूएम जो है ना, डब्ल्यूएम का एक्सटेंडेड वर्जन है, और उसके जो डिप्लॉयमेंट फंक्शन है ना, जैसे डिसेंट्रलाइज है, या एकदम ही अलग सर्वर पे है, डिसेंट्रलाइज है, एकदम अलग कम्युनिकेशन है, अलग सिस्टम है उसका, ठीक है। ईआरपी अलग है, ईडब्ल्यूएम एकदम अलग है, स्टैंड अलोन है, ठीक है, एक डिप्लॉयमेंट मॉडल है। दूसरा क्या होता है, नहीं, एक ही सर्वर में है। अब एक ही सर्वर में भी दो है, एक एम्बेडेड है साथ के साथ है, और एक रहता है कि दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंटली चलते हैं। तो तीन सिनारियो रहते हैं, है ना। उसके हिसाब से ही एसएपी ने जो एससीएम के साथ सर्वर दिया था ना, तो उसने क्या किया, सप्लाई चेन को ना और वेयर हाउस को जोड़ दिया। तो एससी मतलब सप्लाई चेन, डब्ल्यूएम मतलब वेयर हाउसिंग। तो उसने जितने भी टी कोड बनाए ना, उसमें एससी डब्ल्यूएम ऐड कर दिया। तो आप देखेंगे जब भी ट्रांजेक्शन चलाते हैं ना, तो ट्रांजैक्शन लेवल पे आपको डिफरेंस मिलेगा, एस सी डब्ल्यू एम लगा होता है, स्लैश एस सी डब्ल्यू एम। तो ये आप समझिएगा कि ये सप्लाई चेन के साथ स्टार्ट किया था एसएपी ने, इसलिए एस सी दिया है डब्ल्यू एम। दूसरा जो ट्रांजैक्शन लेवल पे डिफरेंस है, वेयर हाउस की कुछ टी कोड उसने हटाए नहीं। जैसे बिन क्रिएशन आप देख रहे हैं यहाँ पे, मेरा स्क्रीन पे आपको ये दिख रहा होगा, LS01। मैंने इस आईडी में कुछ टी कोड ऐड किए हैं ताकि आप चला चला के अगर देखना चाहे ना, अभी क्लास से पहले मैं वही कर रहा था। तो जैसे जैसे ट्रांजेक्शन आती जाएंगी मैं ऐड करता जाऊंगा। तो एसएपी ने कुछ ट्रांजैक्शन नहीं चेंज किए हैं, लेकिन कुछ ट्रांजैक्शन चेंज की हैं जहां उसको लगा कि नहीं, ग्लोबल ये एक अच्छा बेस्ट वे रहेगा, तो उस लेवल पे उसने चेंजेस की हैं, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन स्टार्ट होंगी SCWM से, ये एक है। दूसरा, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, हमारा LS01 ट्रांजैक्शन था WM में बिन बनाने का, ठीक है, LS01। अब देखिए इस पे, ये 1 के बाद उसने एक नया ऐड किया, क्योंकि इसमें 2 बार एंटर मारना पड़ता था, तो एसएपी ने एन डाला, एक नया ट्रांजेक्शन बनाया, /LS01N, ठीक है। उसमें ही ऐड कर दिया ताकि एक ही स्क्रीन में देखिए इतनी सारी चीजें आ जाती हैं, डालते ही आप सारे एक स्क्रीन में कर पाए, इसलिए उसने न्यू ट्रांजेक्शन डेवलप की, बहुत सारी ट्रांजेक्शनों में एन लगा दिया, एन मतलब न्यू। अब इसमें जब उसने लेके आया ईडब्ल्यूएम, तो उसने क्या किया, वेयर हाउस सिस्टम को सप्लाई चेन सिस्टम से ऐड कर दिया, और SCWM/LS01, जो WM का LS01 था उसके साथ में SCWM और LS01 और ऐड कर दी। तो आप एंटर करेंगे तो बिन बनाने की ट्रांजेक्शन खुल जाएगी। तो अभी आपको दो दिखेंगी, देखिए इधर क्या है, ECC का WM का बिन है, इधर क्या है, SCM WM का बिन है। अब देखिए, क्योंकि ये मास्टर डेटा का सबसे लोएस्ट पार्ट है और सारा इन्वेंटरी यहीं पे रहता है, तो बहुत सारी फंक्शनैलिटी आपको यहाँ से ईडब्ल्यूएम की समझ आ जाएंगी कि एसएपी का क्या प्लानिंग था कि कैसे इसको करना है, ठीक है। मैंने ये वैसे टी कोड सारे इधर लगा भी दिए हैं। अगर आपको लिखना हो, एक टी कोड की लिस्ट बनानी हो, तो डेली हम 4-5 ट्रांजेक्शन की बात करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, है ना। और फिर दूसरे प्रोसेसेस की बात करेंगे, ताकि वी कैन यूटिलाइज लॉट ऑफ थिंग इन वन क्लास, ठीक है। अब देखिए, तो WM में जो दिया था उसने, स्टोरेज बिन के साथ ये जो 5 आप देख रहे हैं ना, ये 5 फील्ड स्टैटिक्स तक, इतना ही ऑप्शन आता था WM के अंदर। EWM में एक्टिविटी एरिया, वेयर हाउस टास्क, PSA, ये आपको जो वेरिफिकेशन दिख रहा है ये WM में था, 6.0 में तो था, उससे पहले आई थिंक नहीं था ये वेरिफिकेशन वाला। ये जो P देख रहे हैं आप, PBV वेरिफिकेशन, पिक बॉय वॉइस वेरिफिकेशन इसको बोलते हैं, PVV। तो क्योंकि अभी आगे कई जगह वेयर हाउसों में अभी वॉइस बेस्ड यूज कर रहे हैं, पिकलिस्ट का थोड़ा कल्चर पुराना हो गया है, लोग पेपर, द पीपल आर मैच्योर नाउ, वो पेपर नहीं यूज करना चाहते हैं, और ग्रीन प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि पेपर बिल्कुल यूज नहीं करना है। तो कई जगह वॉइस पिकिंग का कॉन्सेप्ट पॉपुलर है, आप देखेंगे आपको यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो मिलेगा। इसमें होता क्या है कि जैसे ही ऑर्डर रिसीव आता है, सिस्टम नोटिफिकेशन रीड करता है, और ईयर प्लग एक लगा होता है RF डिवाइस के साथ में, और उसको पता चलता है कि ऑर्डर रिसीव हो गया है, पिकिंग करनी है नहीं करनी है, पिकिंग हो गई, TO कंफर्म है। तो ये पिक बाय वॉइस वेरिफिकेशन के लिए कि किस
कौन पिकिंग कर रहा है नहीं कर, इसको वेरियस पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हैं। ये वेरिफिकेशन था आरएफ डिवाइस से। अब सपोज कीजिए एक बिन है और बिन है ओम 01 के नाम से, मैं एग्जांपल देता हूँ। अब बंदे को पता है ओम 01 बिन है, आरएफ डिवाइस पे भी ओम 01 दिख रहा है, वो बिन पे गया ही नहीं, कहीं से भी मटेरियल उठा लिया और ओम 01 डाल दिया। तो उससे क्या हुआ कि अब बिन तो ओम 01 थी, बट उसने कहीं और से उठा के, उसको बिन पता थी इसलिए दे दिया था। तो इन दोनों वेरिफिकेशनों को यूज करने के लिए, अभी जैसे एक वॉइस वेरिफिकेशन है ना, इसको कई तरीके से यूज किया जा सकता है। इस वेरिफिकेशन में उसने ना कुछ ऐसे कोड डाल दिए ताकि यूजर को पता ही नहीं चले बिन का नाम क्या है स्कैनिंग करते समय। फिर वो ओम 01 बिन तो है, पर वो डालेगा ना तो स्कैनिंग नहीं होगी। वो कुछ डॉलर डाल दिया, आर डाल दिया, प्रीफिक्स कुछ ऐड कर दिए 4-5 कैरेक्टर के, ताकि यूजर चाह के भी उसको बिन पे जाना पड़ेगा, उसको स्कैनिंग ही करनी पड़ेगी, मैनुअल वो एंट्री ना कर पाए। ठीक है। सिमिलरली अब ये देखिए, आपको जो 3 नए फील्ड दिए हैं, एक्टिविटी एरियाज ये दिया है एसएपी ने। मैं जो वर्क स्ट्रक्चर में आप देख रहे थे कि अगर बिन को ग्रुप करना है ना एक्टिविटी के हिसाब से, एक्टिविटी जब भी मैं बोलूँ आपके दिमाग में जाना चाहिए वेयर हाउस में क्या क्या एक्टिविटी होती है। फिजिकल इन्वेंट्री होती है, पुट अवे होता है, पिकिंग होती है, पैकिंग होती है, ये 4-5 चीजें होती हैं। तो जब भी एक्टिविटी का मन आए तो ये समझिए। तो एक्टिविटी एरिया दिया कि कुछ ग्रुप ऑफ बिन में कोई एक्टिविटी चल रही हो ना, उसको देखना है और इंटीग्रेट करके करना, उसके लिए उसने एक्टिविटी एरियाज दे दिया। वेयर हाउस टास्क, ट्रांसफर ऑर्डर जो था उधर वही वेयर हाउस टास्क है ईडब्ल्यूएम के अंदर। और वेयर हाउस टास्क होता क्या है, इट्स अ ईडब्ल्यूएम डॉक्यूमेंट। जब भी आपसे कोई इंटरव्यू में कोई पूछता है व्हाट इज वेयर हाउस टास्क, तो उसका सिंपल सा एक डेफिनेशन उसको बताइए, इट इज अ ईडब्ल्यूएम डॉक्यूमेंट विच इज यूज्ड इन सप्लाई चेन ईडब्ल्यूएम फॉर गुड्स मूवमेंट एग्जीक्यूशन इन द वेयर हाउस। ठीक है, ये सिंपल हो गया कि ये डॉक्यूमेंट किसका है, ईडब्ल्यूएम का है। यूज किस लिए होता है, मूव करने के लिए गुड्स को, कहाँ पे, इनसाइड द ईडब्ल्यूएम वेयर हाउस। ठीक है। तो वेयर हाउस टास्क की एक सिंपल सी अब उसमें हो क्या क्या सकता है टास्क में, वेयर हाउस की जितनी एक्टिविटी है ना, पुट अवे की उसका भी वेयर हाउस टास्क बनेगा, पिकिंग उसका भी वेयर हाउस टास्क बनेगा, तो कुछ और क्वालिटी क्लियरेंस उसका भी टास्क बनेगा। तो जैसे उधर ट्रांसफर ऑर्डर, हर चीज के ट्रांसफर ऑर्डर बनते थे, इधर हर चीज का क्या बनेगा, वेयर हाउस टास्क बनेगा। ठीक है। पीएस से प्रोडक्शन सप्लाई एरिया को बोलते हैं। पहले ईडब्ल्यूएम में हम लोग मैपिंग कर देते थे वर्क सेंटर, जैसे मशीन है कहीं प्रोडक्शन हो रहा है, तो उस मशीन को हम लोग वर्क सेंटर भी मान लेते थे, बिन भी मान लेते थे, ताकि मैपिंग हो सके कि कौन सा वर्क सेंटर कौन सा बिन है। वहां अलग से कोई कंसेप्ट नहीं था ईसीसी में। लेकिन ईडब्ल्यूएम में अगर आपको अलग से मैपिंग करनी हो, प्रोडक्शन सप्लाई एरिया इस इधर इधर से ट्रैक कर सकते हैं। तो आपको बिन बनाना हो तो ये ट्रांजेक्शन खुल गई। अब आपने जैसे इसके जैसे मैं बता रहा था, डब्ल्यूएम में आपको सेक्शन मैंडेटरी था, यहाँ सेक्शन मैंडेटरी नहीं है। आज जैसे मैंने एक बिन ओम 01 एक वेयर हाउस बनाया है, ठीक है, उसमें अब मुझे जैसे बिन डालनी है OM 1111 करके मैंने एक बिन डाल दी। एंटर मारने पे अब देखिए आपको मैंडेटरी फील्ड में ना खाली आपको स्टोरेज टाइप मिल रहा है, और इतनी सारी फील्ड मिल रही है। पहले इधर आप देखेंगे ईसीसी में तो आपको बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ, देखता हूँ इसमें अगर बना है कुछ तो वेयर हाउस 001 ले लेता हूँ, रुकिए, ये तो होगा ही स्टैंडर्ड वेयर हाउस है। ठीक है। अब तो इधर देखिए, इधर लिमिटेड चीजें थी, खाली वेरिफिकेशन एक फील्ड दिया था, सेक्शन जरूरी था, मैंडेटरी था, यहाँ आपको डालना ही पड़ेगा, नहीं डालेंगे बिन बनेगी नहीं। मैक्सिमम वेट, मैक्सिमम कैपेसिटी दिया था, ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चेक करने के लिए। पुट अवे ब्लॉक, रिमूवल ब्लॉक, ये इधर भी है, जैसे आप देखेंगे नीचे आएंगे। ठीक है, जैसे ही एंट्री करेंगे वो आएगा ऑप्शन। उसके अलावा एसएपी ने इसमें देखिए इतनी सारी फील्डें दी हैं जो अलग से दी है। देखिए आइल्स, ये आपका लेवल किस लेवल में है, किस स्टैक में है। तो अभी मैं उसी हिसाब से लेता हूँ आइल और स्टैक के हिसाब से, ताकि थोड़ा सा आपको समझ आएगा। ये आइल स्टैक लेवल में कोई डाउट है क्या, ये क्या होते हैं पता है या मैं बताऊं, पूछेंगे तो मैं आंसर करूंगा उसका। पता है तो मगर एक बार फिर भी हल्का बता दें। हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है। अब आते हैं हम एक्सेल में, थोड़ा सा इस पे समझने के लिए।
मेरा एक वेयर हाउस है, ठीक है, और उस वेयर हाउस में ना मेरे ये रैक्स हैं। पहला रो है ये रैक का, दूसरा है ये, इसी में लेता हूं, ये एक एरिया है रैक का, ये दूसरा है, ये दूसरी है रैक, ये तीसरी है रैक्स, ठीक है। तो इधर वाली मेरी आइल्स मान लीजिए 1 है, पहली लाइन पंक्ति, जैसे हम लोग स्कूल में प्रार्थना करते थे तो पहली पंक्ति हो गई सपोज की आइल्स, ठीक है, A01, ठीक है। दूसरी क्या हो गई, A02, दूसरी लाइन, तीसरी A03। तो ये जो लाइंस हो गई ना, ये सब क्या हो गई, आइल्स, ठीक है। अब सपोज कीजिए पिकिंग के लिए कोई बिन आपको मिली है, जैसे मैंने यही एग्जांपल लिया, यही बिन ले लेता हूं मैं। तो इस 1 का मतलब क्या है कि पहली तो क्या है, रो है, तो पहले से पता चल जाता है कि अगर हाईरैक स्टोरेज है ए, तो मुझे किस बिन में जाना है, तो पहले में जाना है, सॉरी यहाँ 2 देना था मुझे, है ना। अब 1 में आप घुस गए तो अब उसमें क्या है, दूसरा क्या है, ये जो है हॉरिजॉन्टल जो जा रहा है ये है स्टैक, ठीक है, 01, क्योंकि किस, अगर मान लीजिए यहां जाना है तो चौथा स्टैक हो गया, ठीक है। अब तीसरा लेवल, तो लेवल क्या है, मान लीजिए बड़ी रैक है ना, अब जैसे इतनी बड़ी रैक है, तो आप पहले गए तो पहला A01 ये रैक है, पहले रैक का ये पहला ही स्टैक है। अब लेवल मान लीजिए 01 ये है, और 02 ऊपर वाला है, 03 उसके ऊपर वाला है, ठीक है। डॉट 01 डॉट 02, और ऊपर वाला 3 हो गया। तो पहले से पता चला कि किधर किस रो में जाना है, दूसरे से पता चला किस लाइन में जाना है, और तीसरे से पता चला किस लेवल में मटेरियल, ठीक है। अब इधर क्या हो गया, इधर आएंगे तो ये स्टैक क्या हो गई, 2 हो गई, A01 01 सॉरी 02 01, ठीक है। यहां से क्लियर समझ आया। तो यस पहला क्या हो गया, आइल हो गई, दूसरा स्टैक हो गया, तीसरा क्या हो गया, लेवल हो गया, कहाँ पड़े। तो एग्जैक्ट मुझे अगर इधर जाना है ना, तो मैं पहले ही पता चलेगा, पहली रो का पहला वो है ना। इसमें कोई ठीक है डाउट। क्लियर। हाँ, तो जब इधर सर आएंगे ना इसमें एक तो डाउट है, इधर, ये हाँ राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट जो रहता है, राइट, जैसे अभी हाँ आपने हाँ लेफ्ट से राइट स्टार्ट किया, राइट, तो वो हाँ राइट से करेक्ट लेफ्ट इधर, कब होता है, उसका क्या सीन होता है? हाँ नहीं देखो पता। वो बिन सॉर्टिंग करनी पड़ती है उसके लिए। अभी देखो क्या है, जब करते हैं ना ये डिफाइन, ठीक है, तो हम्म, ऑर्ग स्ट्रक्चर बनाते समय ये ध्यान रखना होता है कि मैं जब इस रो से जा रहा हूं, अगर सपोज करो ये बंद है, मैं अभी बंद कर देता हूँ यहाँ से, हो सकता है ना ये बंद हो, करेक्ट। सॉरी, ये मैं कैसे कर दूं, चलो अभी बंद ही मान लो इसको, ठीक है, मैं ऐसे कर ठीक देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। मर्ज सेल करके वो कर है। दो। हाँ अभी मान लीजिए ठीक है, बंद ही ओके, हो गया। अब डिलीट हाँ, करो। अब इधर जाके इधर तो इधर ही आना है। तो अब मैं जब पिकिंग करने करेक्ट। जा रहा हूं तो मुझे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से पिक करूंगा यहाँ से, तो ये दोनों क्या हो सकते हैं, ये 2 का है, इसका बट स्टैक एक ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, हम्म, क्योंकि मैं जाते समय मैं उठा लूंगा। लेकिन अगर इधर खाली है, पहले ही ले लेता हूँ, Ctrl Z कर, अगर अगर ये खाली हो गया, तो अब आपको क्या हुआ, अभी मान लो यहाँ से पिकिंग नहीं हुई, ये जाते समय पिक कर सकता था बंदा, है ना। तो हम्म, आप उसको कैसे सॉर्टिंग करा सकते थे, आइल, ठीक है, फिर स्टैक लेवल पे कराई सॉर्टिंग, है ना, आइल और स्टैक। अब वो इधर आ गया, अब उसको इधर वाला पिक नहीं किया माल, तो अभी उसको क्या है, पूरा ऐसे या तो ऐसे घूम के आएगा, या तो फिर ऐसे वापस जाएगा, है ना। तो आपको करेक्ट। सॉर्टिंग कराते समय ये ध्यान रखना पड़ता है कि पिन लेवल का सॉर्टिंग और मटेरियल लेवल का सॉर्टिंग प्रॉपर, ठीक है। लोग क्या करते हैं, इतनी शॉर्टिंग लगवा लेते हैं, वो शॉर्टिंग चलती नहीं है, उनको टेक्निकली समझ नहीं आता कि क्या कर रहा है सिस्टम, है ना। तो जब भी क्या रहता है, होता क्या आइडियल वे,
मटेरियल हो गया, बिन हो गया, जीआर डेट हो गया, है ना, फीफो के लिए जीआर डेट हो गया। ये 2-3 सेटिंग नॉर्मल यूज करते हैं लोग, है ना। ठीक है, मटेरियल, बिन और जीआर डेट। जीआर डेट से पता चलता है कि क्वांट पुराना मटेरियल और फीफो सिस्टम हमेशा पहले वही बताएगा। तो पिकिंग में तो कोई फायदा पड़ने वाला नहीं है अगर स्ट्रिंजेंट फीफो है तो, है ना। तो जिधर बोलेगा उधर जाना पड़ेगा, क्योंकि ओल्ड मटेरियल बाहर जाना चाहिए। तो अगर किसी ने स्ट्रिंजेंट फीफो मांगा है, बोला है कि नहीं मुझे तो पूरे वेयर हाउस लेवल पे ढूंढवाना है और जो पुराना माल है वही बेचना है, तो उसको बोल दो भैया उसके तुम्हें कोई फायदा ही नहीं होगा उसमें, फिर तो पुराना माल बेचो जहां भी पड़ा है, क्योंकि फीफो तो वायलेट नहीं कर सकते ना। अब दूसरा, इस वाले सिचुएशन में बिन सॉर्टिंग प्रॉपर स्ट्रक्चर अगर चेंज करवाना हो तो एक बार चेंज करवाना चाहिए। हमारे पास ना बिन सॉर्टिंग का जो एक आएगा ना, जब टीओ बनता है, वर्क वेयर हाउस टास्क जब बनाते हैं ना, ये सब कैसे आता है, पिक लिस्ट बनाते समय ही ना बिन डिटरमाइन कराते हैं मटेरियल के हिसाब से, फीफो के हिसाब से। तो तुमने पिक लिस्ट में जो डिटरमाइन कराया वही इधर ऑर्ग स्ट्रक्चर के हिसाब से वैसा ही ये भी होना चाहिए, अदरवाइज वो मिसमैच हो जाता है। और आरएफ डिवाइस पे भी वही दिखना चाहिए। तो मैंने 1-2 वेयरहाउस में देखा है, आरएफ डिवाइस पे कुछ आ रहा है, पिक लिस्ट पे कुछ आ रहा है, समझ रहे हो, और तुम्हारा ये टीओ की जो डिस्प्ले रिपोर्ट है उसमें कुछ आ रहा है। अब वो क्या होता है, यूजर कंफ्यूज होता है, किसी को पता नहीं होता, इसलिए कोई बोलता नहीं है। आइडली ये तीनों एक होने चाहिए। तो टास्क बनाते समय ना जो रूल है इसमें ईडब्ल्यू में एक बेनिफिट है, यहाँ पे वेयर हाउस टास्क से पहले वेयर वर्क ऑर्डर बनता है, डब्ल्यू टी से पहले डब्ल्यू ओ बनता है वर्क ऑर्डर। और वर्क ऑर्डर जो होता है वो कंबाइन ऑफ मल्टीपल वेयर हाउस टास्क होता है। एसएपी ने शायद ईडब्ल्यू में इसीलिए दिया हो कि ये वर्क ऑर्डर एक ही वर्क ऑर्डर है, पर यहाँ एक टास्क ये है WT1, सॉरी एक 1 टास्क है, 2 टास्क है, 3 टास्क है, पर एक ही जैसे टास्क है। और टास्क डिटरमाइन होते हैं तुम्हारे प्रोसेस टाइप से आएंगे, प्रोसेस टाइप है ना, प्रोसेस टाइप जो मूवमेंट टाइप थी ना वेयर हाउस में, कहाँ से क्या उठाना है, कहाँ से क्या ले जाना है, ऑटोमेटिक टीओ बनाना है नहीं बनाना है, सोर्स बिन क्या डिटरमाइन होगी, डेस्टिनेशन, वो डब्ल्यूएम में था। इधर प्रोसेस टाइप से कंट्रोल होता है। प्रोसेस टाइप में 1-2 नए फीचर दिए हैं। तो प्रोसेस टाइप के हिसाब से जो जो 3 टास्क बने हैं उसका वर्क ऑर्डर क्या होना चाहिए। और वर्क ऑर्डर टास्क जो होता है ये इसीलिए कंबाइन करता है ताकि एक बंदे को जब असाइंड हो तो वो तीनों एक्टिविटी सही से कर पाए, ये जो तीनों टास्क है। और टास्क बनाते समय जब वर्कआउट, ये बिन सॉर्टिंग जो आप बोल रहे हो ना, जो चाहिए इधर से आएगा तो क्या होगा, इधर से जाएगा क्या होगा। तो अगर सपोज करो मेरा यहाँ आ रहा है ना, तो मुझे शॉर्टिंग कराते समय अगर मैंने मटेरियल लेवल पे शॉर्टिंग किया है रिजिट, तो मटेरियल लेवल पे जैसे होगा वैसे होगा। मटेरियल एंड बिन कॉम्बिनेशन किया है तो मटेरियल बिन कॉम्बिनेशन होगा, समझ रहे हो। और अगर बिन लेवल किया है तो खाली बिन लेवल पे चलेगा, तो उसको बिन शॉर्टिंग बोलते हैं। तो अगर ये तीनों कॉम्बिनेशन कर रहे हैं ना, तो करते समय तीनों स्ट्रक्चर देखना चाहिए कि भैया क्या फर्क होने वाला है, और उसको समझा देना चाहिए। आप जितने ये बनवाओगे बढ़वाओगे उतने आपको दिक्कत होगी। ठीक है। हाँ, आपका क्वेश्चन क्या था चेतन जी, अब आप पूछ सकते हैं। नहीं सर जी, मेरा यही क्वेश्चन था कि ये सॉर्टिंग एनी किस हाउ, तरीके से होती है, क्योंकि बिल्कुल अभी एनी जो हाउ हम बिन बिन शॉर्टिंग में इसको डिस्कस करने वाले हैं। बट शॉर्टिंग होती कैसे है, जो बिन शॉर्टिंग है ना, अभी जो ये बनाया है ना, अभी देखिए बिन तो शॉर्ट हमने बहुत आसान अच्छे से कर दिया यहाँ पे, है ना। हम्म, आप सपोज कीजिए वो मटेरियल यहाँ भी है ना, यहाँ है मटेरियल, यहाँ पे दूसरा मटेरियल और यहाँ तीसरा मटेरियल है ना। तो जब शॉर्टिंग होगी तो मटेरियल बिन आया, बिन के बाद तो अगले बिन पे तो तभी बढ़ेगा ना जब ये तीनों वायलेट हो जाएंगे, तीनों में नहीं मिलेगा, राइट। तो हमने बिन करेक्ट। को तो शॉर्ट प्रॉपर यही, अब मान लीजिए मैं ऐसे बना देता कि ये ऐसे होता, तो अब क्या होता, रूल तो तुम्हें सही बताता कि ऐसे जाओ वैसे जाओ, बट उसके स्टेप बढ़ जाते बेचारे के। वो यहाँ भी जाता, यहाँ भी जाता, यहाँ भी जाता, यहाँ भी जाता, है ना। तो नंबर ऑफ स्टेप उसके बच जाते। उसी के लिए एसएपी ने क्या किया है ना, अभी देखो हम क्या करेंगे, एक साइकिल चलाएंगे, मैंने अभी वो खुद नहीं चलाई है। इसमें जो आप देख रहे हो ना, बिन आइल्स दिख रही है, स्टैक दिख रहा है, लेवल दिख रहा है, बिन सेक्शनिंग दिख रही है, बिन का एंगल दिख रहा है। तो पाइथागोरस, ये कोऑर्डिनेट भी दिख रहे हैं, ये बिन के कोऑर्डिनेट है। तो पाइथागोरस जो प्रमेय हमने 10वीं क्लास में पढ़ी थी ना, डिस्प्लेसमेंट की, वो यहाँ से कैलकुलेट की जा सकती है। आप लोगों ने कभी काम किया है पाथ फाइंडर पे,
और उस पे डिस्टेंस फार्मूला पे ईसीसी के अंदर? नहीं सर। नहीं। हाँ चलिए कोई नहीं, वो क्या है, बड़ा नहीं वेयर सर। हाउस होता है ना, और हाँ वो पता है क्या होता है, वो कहाँ काम आता है उसका। अगर आप सपोज कीजिए यूरोप या यूएसए में किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे चले गए हैं जिसका वेयर हाउस बहुत बड़ा है, और वहाँ पे लेबर जो है वो बहुत महंगी है, $20 पर मुझे याद है मैं जब गया था वहाँ, तो जो लो एरिया था वहाँ भी $17 पर आवर एक लेबर की तनख्वाह थी मिशिगन में। अभी आप जानते होंगे, है ना। तो अब वो क्या है, उसका बंदा घूमता फिरता रहेगा तो उसके तो पैसे ज्यादा खर्च होंगे, लेबर में ही ज्यादा पैसा। इंडिया में ये सब इसलिए नहीं करता कोई, क्योंकि इंडिया में लेबर बहुत सस्ती है, वो कहीं भी घूमता फिरता रहे, उसको एक ऑर्डर दे दिया कि भैया मुझे तू 10 लाइनें पिक करके देगा, इतनी क्वांटिटी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है तू क्या कर रहा है, क्योंकि 10,000 का यूजर है, राइट। वहां पे लाखों तो उसकी तनख्वाह हो जाती है, 4-5 लाख रुपए एक वेयर हाउस पिकर की। वहाँ तनख्वाह में ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना। तो उस जगह पे ये जो पाथ फाइंडर है, मैंने किया है एक जगह काम उसमें, मैं आपको बताऊंगा वो कैसे काम किया था। वो ओरिजिन से डिटरमाइन करता है, जैसे एक्स वाई होता है ना, मान लीजिए एक्स है और ये वाई है और ये एक्स है, तो मेरी एक कहीं ना कहीं तो मैं खड़ा हूंगा, वो ओरिजिन हो जाएगा। वहां से बिन का अगर कोऑर्डिनेट दे रखा है तो इसको ओरिजिन मान के ये x2 - x1 वाला डिस्टेंस फार्मूला से ये डिस्टेंस आ जाएगा, इससे ये डिस्टेंस आ जाएगा, इसका लिमिटेड ये पाइथागोरस प्रमेय से ये लीस्ट डिस्टेंस आ जाएगी। तो अगर बंदा यहाँ गया तो ऐसे घूम के ना जाए, वो ऐसे जाए तो उसको यही पाथ बताए, समझ रहे हैं? तो ये सब डब्ल्यूएम में नहीं था, हमने एक प्रोजेक्ट किया था उसमें, एक प्रोग्राम बनवाया था पाथ फाइंडर का, तो उसमें ये सब की जरूरत थी। और आई वाज सजेस्टिंग कि ये सब ईडब्ल्यूएम में है, बट क्योंकि उनको ईडब्ल्यूएम लगाना नहीं था तो उन्होंने ये किया ना, तो हमने भी इसी तरीके से किया, उसके कोऑर्डिनेट मैप किए। कोऑर्डिनेट से आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूले से निकल जाएगा, है ना। और डिस्टेंस निकल जाएगा, सिस्टम जो मिनिमम डिस्टेंस है वो प्रपोज कर देगा।